हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। अब जैसे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अब बेसिक चीज़ें वो क्या हैं, उसको आप यहाँ देखेंगे और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज, तो इसको हम बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम आधार। ये हो गया हमारा एल, इसको बोल दिया के और आधार ए। अब जैसे कि आपने त्रिकोणमिति में थोड़ी बहुत बात अगर जो आपको पता होगा तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी कि शॉर्ट में पढ़ें तो एल अपॉन के लिख सकते हैं। तो ये कैसे आया है, कहाँ से आया है? अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, तो इनका सब के बारे में हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट में ये लिखना है एल ए एल अपॉन के ए, ये लिख लेनी है बात। अब इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करियो, जिससे कि बहुत इजीली समझ में आ सकता है आपको। एल हो गया हमारा लंब, आधार ए और के हो गया कर्ण। तो इसको पहले वाले को नाम दे दो साइन, इसको दे दो कॉस, इसको टैन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कॉसेक। ये नाम हमने इसमें दे दिए हैं। अब जैसे कि हमें साइन की वैल्यू लिखनी है, तो साइन की वैल्यू देखो, साइन साइन में होता है एल अपॉन के। ये साइन के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन होगा हमारा एल अपॉन के, तो साइन हो गया एल अपॉन के। कॉस की बात करेंगे तो ए अपॉन के, कॉस क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। और बात करते हैं टैन की, तो क्या हो जाएगा लंब अपॉन आधार, यानी कि एल अपॉन ए, लंब अपॉन आधार। फिर बात करते हैं कॉट की, तो कॉट क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कॉट की बात करना है तो ए अपॉन एल, ए अपॉन एल आ गया। फिर इसके बाद हम सेक की बात कर रहे हैं, तो सेक क्या आ जाएगा के अपॉन ए। फिर कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपका के अपॉन एल। तो ये आपकी जो है वैल्यू है कुछ, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकें। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर 1 पे ये दिया हुआ था, और पाइथागोरस थ्योरम की भी पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि साइन की वैल्यू ये आ गई एल अपॉन के, कॉस की वैल्यू आ गई ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सैक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर ये बात हमने नोट कर ली है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि साइन के अपॉन में कॉसेक है, और कॉस के अपॉन में सेक है, और टेन के अपॉन में कोट है। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी होती हैं आपको जो थोड़ी समझनी है। जैसे कि अब नंबर 3 में हम समझने जा रहे हैं ये कि साइन इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। कहीं हमें यूज करना पड़ता है तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। साइन को अगर जो कॉसेक में चेंज करना हो तो बन के अपॉन में रख के करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस को चेंज करना हो तो 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 2, कॉस थीटा को अगर जो हमें सेक में चेंज करना हो तो उसको भी 1 के अपॉन में रख के करेंगे। ये देखो कॉस को करेंगे सेक में और टैन को करेंगे कॉट में। अब कॉट को करना हो तो टैन में करेंगे, सेक को करना हो तो कॉस में करेंगे, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं आपस में, ये कह सकते हैं साधारण लैंग्वेज में। टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टैन, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। देखो ये 1 अपॉन टैन थीटा। फिर है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा क्या क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन।
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/sin थीटा। तो इस तरीके से एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब अगर जो हमें ये इसकी साइन की वैल्यू लिखनी हो तो इस तरीके से कोसेक में चेंज कर सकते हैं। साइन को कोसेक में चेंज करने के लिए हमें एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, 1/अपॉन में रख के करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 4 पॉइंट है, जैसे कि आपको सर्वसमीका दी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर जो निकालनी हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अब की बार अगर जो साइन को पहुँचा दे इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारी ये सर्वसमीका बनती है इस तरीके से। इसका भी हमारा बहुत यूज होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हमें साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है, या साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है। कहीं ऐसा आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वहाँ पर 1 रखना पड़ता है, यानी कि जब एंगल सेम होंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और इसके बाद जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा की होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या काम करेंगे, इस 1 को अगर जो हम इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस बार हम 1 को ना लेकर टेन स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये देखने को मिलता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में क्या रह जाता है हमारा यहाँ 1। तो यानी कि कहीं अगर जो हमें ज़रूरत पड़े तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी सबसे समीका हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमारी एक है कॉट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर इस 1 को हम इधर ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो ये है। कॉट को इधर ले आएँ अगर जो हम, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये आपकी कुछ सब समीकरण हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर इसमें हम पढ़ते हैं चतुर्थांश। देखो ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये भी हमारा माइनस होता है। तो इसमें अगर जो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो इनमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैल्यू रख के बता देता हूँ मैं। यहाँ जैसे कि हमारा यहाँ से मान लिया 0 से स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो यहाँ हमारा हो जाता है 90, यहाँ हो जाता है 180, यहाँ 270, और यहाँ हो जाता है हमारा 360। तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। जैसे कि अगर तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपने देखा भी होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको जैसे हम लिख देते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। फिर इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो जिस तरीके से हम ये लिखते हैं, तो अब या तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। देखो लर्न कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, और इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल, ये एक बात का ध्यान रखना, ASTC, यानी कि ए हो गया हमारा ऑल, मिस होता है सभी, सभी प्लस के होंगे इसमें, इसमें सभी वैल्यू प्लस की होती है। अगर जो 90 से कम कम होगा तो वो सभी वैल्यू प्लस की रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर हो गया एस, एस मीन्स होता है हमारा, एस मीन्स होता है हमारा साइन, और साइन के अपॉन में क्या आता है, कोसेक। फिर तीसरे में आ गया हमारा टी, टी मीन्स होता है टेन, और
कॉट, नीचे इसका टेन के नीचे क्या होता है हमारा कॉट, सी फॉर कॉस, और नीचे आता है कॉस के सेक। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। अगर जो कोई वैल्यू 90 से कम कम है तो वो सभी वैल्यू जो रहेंगी प्लस की रहेंगी। तो देखेंगे सभी वैल्यू, देखो 90 में से कम होने का मतलब है कि 90 से कम है, तो सभी वैल्यू हमारी यहाँ प्लस की आई हैं, सभी वैल्यू प्लस की है, कोई वैल्यू माइनस की नहीं आई है। अगर जो इसी बात को हम इस तरीके से लिख लें, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू और कोसेक की जो वैल्यू आएगी इधर सिर्फ वही प्लस की रहनी है, वरना सब माइनस की रहनी है। कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और यहाँ पर आती है हमारी वैल्यू कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। सिर्फ यही वैल्यू प्लस की आई है, कोसेक की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी थी, साइन की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी थी। क्योंकि रूल हमारा ये है कि इसमें सभी वैल्यू प्लस की होंगी, और अगर जो 90 में प्लस हो जाएगा और 180 से कम रहेगा तो इसमें सिर्फ साइन की और कोसेक की वैल्यू ही प्लस की रख सकते हैं। तो 90 में प्लस हो गया तो साइन की जो वैल्यू आई है वो कॉस आई थी, कोसेक की जो वैल्यू आई थी वो सेक थीटा आई थी। तो इन दोनों की वैल्यू ही प्लस है, बाकी सब में माइनस लगा हुआ है। अगर जो बात करें हम 180 माइनस, तो 180 माइनस अगर जो हम करेंगे तो वो 180 भी माइनस करने पर क्या होगा, माइनस कर रहे हैं ना 180 में से, तो यानी कि वो दूसरे में ही रहेगा अभी चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में रहने वाला है। तो उसमें भी साइन की और कोसेक की वैल्यू ही प्लस की रहनी है, बाकी सब माइनस की हो जाएंगी। देखते हैं उसको भी। अब जैसे कि हम यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, 180 और 360 पे साइन का साइन ही आता है। और यहाँ पर अभी चिन्ह की बात करें तो देखो, अगर जो बात द्वितीय चतुर्थांश में है, 180 में से माइनस हो रहा था वो द्वितीय में ही है, तो साइन की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी, तो साइन की जो वैल्यू आई है वो प्लस की आई है। अब 180 माइनस थीटा, तो ये कॉस का कॉस ही रहने वाला है, मगर ये वैल्यू जो है माइनस की हो जाएगी। और टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। और कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और फिर आ जाएगा हमारा सेक, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा ये आएगा आपका प्लस का, ये वैल्यू आपकी प्लस की आनी है, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू है, कॉसेक की वैल्यू 180 में से कम है, यानी कि 180 में से कम हो रहा है, पीछे को जा रहा है वो, जिसका मतलब है वो द्वितीय चतुर्थांश में रहा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन की और कॉसेक की वैल्यू प्लस की आती है, वरना सब माइनस की आती है। अगर जो इसी क्वेश्चन में अगर जो प्लस कर दिया जाता है, प्लस कर दें, अगर जो हम देखते हैं इस पॉइंट को भी देखो, अगर जो हम साइन 180 प्लस थीटा कर दें तो रहेगा तो वो साइन का साइन ही, कॉस 180 प्लस थीटा कर देते हैं तो कॉस का कॉस ही रहना, वो प्लस माइनस के चिन्ह मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर टेन 180 प्लस थीटा कर दें तो वो टेन ही रहना है। कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ पर प्लस और माइनस की बात देखेंगे, अगर जो वैल्यू 180 से ज़्यादा हो जाए, 180 में अगर जो कुछ भी प्लस करेंगे तो वो द्वितीय चतुर्थांश की जगह तृतीय में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू प्लस की रहनी, बाकी सब माइनस की रहनी। तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू प्लस की रहनी थी, कॉट की वैल्यू प्लस की रहनी थी, सेक की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, कॉसेक की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे। तो आपको ये चतुर्थांश वाला जो रोल है वो समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश जो 180 प्लस होता है, तो इसमें क्या करना होता है, tan की और cot की वैल्यू प्लस रखनी होती है बस। ये tan की वैल्यू प्लस की है, cot की वैल्यू प्लस की है, cot की वैल्यू cot आई है, tan की वैल्यू tan ही आई है, तो ये वैल्यू हमारी प्लस की रखनी होती है और बाकी सब ये माइनस की रखनी होती है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी तो आगे को त्रिकोणमिति जो है आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम हैंड टू हैंड करते चलेंगे। और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है। एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, उसको बना लेते हैं जिसमें बी समकोण रखना है। ये हमारा समकोण है। इसने ए बी दिया हुआ है 24, इसको 24 लिख लिया, और बी सी दिया हुआ है हमारा 7। अब ए सी तो दिया हुआ नहीं है हमारे। एक चीज़ को और ध्यान रखना है हमें, अगर जो एंगल हमें ये दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए एंगल की बात कर रहा है वो, तो इसके सामने जिस एंगल को हम लेते हैं ना, उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। अगर जो मान लिया हम सी की तरफ से अगर जो देखेंगे तो उधर से अगर जो एंगल लेंगे हम, तो ये भुजा हमारी थोड़ी देर के लिए लंब बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जो हम एंगल उधर से लेते हैं तो हमारा लंब ये बन जाएगा, और अगर जो एंगल इधर से लेंगे तो लंब हमारा ये होता ही है। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें। यहाँ पर ए बी सी एक एंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बी समकोण है। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण। कर्ण हमारा ए सी है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, लंब है हमारा 7 और आधार है हमारा 24 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये 49 होता है, और 24 का होता है 576। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 625, और ए सी इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा हमारा 625, और ए सी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 25, यानी कि हमारा कर्ण निकल का आ गया यहाँ 25। पहले पार्ट में उसने कहा कि साइन ए और कॉस ए याद करना, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। यानी कि ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये सारी चीज़ें समझा दी कि साइन होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। तो दोनों में एंगल ए ए दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके सामने का हमारा लंब 7 ही रहने वाला है। तो 7 आ गया, और कर्ण कितना है हमारा 25। दूसरी वैल्यू पूछी थी उसने कॉस ए की, तो कॉस ए कितना आ जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में दिया हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि साइन सी एंगल, अब उसने सी कह दिया है, यानी कि हम उधर से देखेंगे तो ये हमारा लंब बन जाएगा, ये हमारा लंब रहेगा और ये आधार रह जाएगा। तो साइन सी, साइन की वैल्यू होती है, साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण होता है। मगर इसमें जो लंब रहेगा, एंगल उसने सी दे रखा है देखो यहाँ पर, तो सी में इधर से देखेंगे तो लंब ये बन जाएगा, यानी कि आपस में बदल जाते हैं। तो लंब हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण 25। फिर इसमें पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी कितना होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो सी, तो उधर से देख रहे ये तो लंब है और ये आधार माना जाएगा। जब उधर से देखते हैं ना तो ये चेंज हो जाते हैं आपस में, तो आधार हो गया हमारा 7 और ये हो जाएगा कर्ण ये। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो एंगल देता है उसकी तरफ से देखते हैं तो वो लंब रहता है और नीचे वाला आधार होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर जो किसी को समझ में ना आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, आकृति 8.13 में
टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है हमें। यहाँ पर आकृति रखिए, ये थोड़ा सा सीधा सा बनाना था हमें। राइट एंगल है हमारा ये राइट एंगल दे रखा है इसमें। तो इसमें हमें क्यू आर नहीं पता है, तो इसमें पाइथागोरस फिर में यूज करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस फिर में से पाइथागोरस फिर में से तो पाइथागोरस फिर में हमारी क्या होती है, ये जो होता है कर्ण होता है, इसको पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर हमारा कितना दे रखा, 13 स्क्वायर। पी क्यू पता है हमारा 12 स्क्वायर है, और क्यू आर हमें पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर ये, तो ये बन जाएगा हमारा रूट में। ये क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर जो हमारे इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी कि आधार हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा कि टेन पी ज्ञात करना, तो टेन पी सबसे पहले तो टेन पी निकालना पड़ेगा। तो टेन क्या होता है, टेन जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एल ए एल अपॉन के ए। तो साइन कॉस टेन, तो टेन जो होता है लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब अपॉन आधार होता है। तो यहाँ पर देखो पी की साइड से देख रहे हैं हम, जब पी की साइड से देखते हैं तो जो लंब होता है वो तो आधार बन जाता है, और जो आधार होता है वो लंब बन जाता है। तो यहाँ पर क्या रखना हमें, लंब। तो इसकी साइड से देखेंगे तो लंब हमारा 5 बनेगा, और आधार कितना हो जाएगा हमारा 12। और यहाँ पर दिया हुआ कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। तो कोट आर जो कोट कितना होता है, ये देखो साइन कोस टेन, और कोट होता है आधार बटे लंब। जब हम इधर की साइड से देखेंगे तो लंब हमारा ये रहने वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आधार कितना हमारा 5 और लंब हमारा 12। तो इस तरीके से हम इसमें रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो है वो का वही लिखना पड़ा है हमें। अब उसने कहा है टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो टेन पी की वैल्यू है 5/12, माइनस का निशान है कह सकते। कॉट की जो वैल्यू है वो भी 5/12 है। तो 5/12 में से 5/12 गए तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा दिया हुआ है, साइन इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान याद कीजिए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, 2-3 मेथड हैं इसको करने के लिए। तो एक बिल्कुल ईजी सा मेथड है कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। देखो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो साइन की वैल्यू दिया हुआ हमें, साइन ए कितना होता है, साइन इज इक्वल टू होता है 3/4 दे रखा है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है। तो यानी कि एल तो हो गया हमारा 3, और कर्ण कितना हो गया हमारा 4। ये वैल्यू नहीं पता। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस फिर में से, तो यहाँ पर दिया हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए सी है 4 स्क्वायर, बी सी 3 स्क्वायर, और ए बी का हमें पता नहीं है, ए बी हमें इसमें काउंट निकालना है। प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा 7, ये रूट में आ जाएगा 7। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी √7। अब ए बी की वैल्यू यहाँ √7 आ जाती है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार कितना हमारा √7 और कर्ण है हमारा 4। तो आधार हमारा √7 और कर्ण है 4। फिर दूसरी वैल्यू पूछी उसने टेन ए। तो टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ए बराबर होता है लंब अपॉन आधार। लंब है 3
और आधार है √7। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8 तो साइन ए और sec ए का मान याद कीजिए। तो जो हमें वैल्यू दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। 15 कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ हमें 8, ये 15 को इसके नीचे पहुंचा देंगे हम, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था एल ए एल अपॉन के साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट कितना होता है आधार बटे लम। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, तो यहाँ पर कितना आधार कितना दे रखा है 8 और लम कितना दे रखा 15, ये रख लिया है। हमें ए सी इसमें नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि लम जो दे रखा है वो लिख लेंगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जोड़ कर आ जाएगा हमारा 5 4 9 और 2 4 6 8 और इसको जोड़ने के बाद है कि हमारा 2, यानी कि 289। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट इधर पहुंचा देंगे हम, तो ये निकल जाएगा हमारा 17। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 17। 289 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर हमने इसमें 17 लिख लिया है। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वैल्यू किसकी ज्ञात करने कहा उसने, साइन ए की और sec ए की। तो साइन ए कितना जाता, साइन ए इज इक्वल होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। फिर उसने पूछा है sec ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो sec कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा sec, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 17 और आधार कितना 8। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाते हैं 17/8 और 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। तो sec थीटा यहाँ लिख लेंगे, sec थीटा इक्वल टू 13/12, जैसे कि हमने पढ़ा है एल अपॉन के ए, साइन कॉस टेन कॉट sec। sec कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। एंगल हम इसमें थीटा मान लेंगे, थीटा एंगल दिया हुआ, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ण कितना दे रखा हमें 13 और आधार दे रखा है हमारा 12। अब हमें बी सी निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी है हमारा 13 का स्क्वायर और बी सी है हमारा कंफर्म नहीं है, ए बी है हमारा 12 स्क्वायर, ये होता है हमारा 169 और ये होता है बी सी स्क्वायर प्लस 144। इसको एक माइनस कर देंगे इधर ले जाके, ये हमारा माइनस कर दिया। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, 13 होता है हमारा 169 और बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, घटाने के बाद 25 बचेगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। यहाँ पर हम इसमें रख लेंगे। उसने सभी मान पूछे हैं साइन कॉस टेन के, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लम अपॉन कट, तो लम कितना है हमारा 5/13। कॉस थीटा कितना आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है 12/13। फिर है टेन, टेन थीटा इक्वल टू लम अपॉन आधार 5/12। फिर है कॉट थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है हमारा 13/12। फिर है हमारा sec, sec सॉरी आधार बटे लंब होता है हमारा ये
कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 12/5। और सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है हमारा 13 और यहाँ आ जाएगा 12। और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, 13/5। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर निकल सकते हैं इसमें। अगर जो आपको कुछ चीज़ समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। अब वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि दोनों 90 से छोटे हों, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे यहाँ। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एंगल ए बी सी। हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है इसमें, और इसने कहा यदि ए और बी दो न्यून कोण हो और cos ए बराबर cos बी हो, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ए और बी को न्यून कोण बोला है, तो इसलिए यहाँ पर हम बी नहीं रख सकते, क्योंकि ए भी न्यून है और बी भी न्यून है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर आएगा हमारा सी, यहाँ पर आएगा सी और यहाँ आएगा हमारा बी, क्योंकि दोनों जो है 90 से, ए और बी जो है दोनों 90 से छोटे हैं, तो इसलिए इनको यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो 90 होता है। अब आगे उसने cos ए cos बी दिया हुआ है, हमें दिया है cos ए बराबर cos बी। तो मैं सबसे पहले cos ए की वैल्यू निकालता हूँ। cos ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखो यहाँ पर एक पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एल एल अपॉन के ए होता है। जैसे कि हम कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस, टेन, कॉट, सेक और इसको कोसेक। तो कॉस की बात करेगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार हमारा क्या है इसमें, जब हम देख रहे हैं एंगल ए की साइड से, ए की साइड से देखते हैं, तो यहाँ पर लंब और जो आधार होते हैं ये आपस में बदल जाते हैं। तो ए की साइड से देख रहे हैं, ये हमारा आधार होने के बाद लंब बन जाएगा, क्योंकि हम उधर की साइड से देख रहे हैं, एंगल ए से देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा आधार जो रहेगा ए सी रहेगा, और कर्ण क्या रहेगा हमारा ए बी। इसको समीकरण हम बन डाल देंगे। फिर दूसरा दिया हमें cos बी, cos बी की वैल्यू निकालनी है। तो cos तो आधार अपॉन कर्ण होता है, और आधार इसका देखो एंगल बी की साइड से देख रहे हैं, तो आधार हमारा बी सी रहेगा और कर्ण हमारा ए बी रहेगा, बी सी अपॉन ए बी। ये होगी हमारी समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने इसको बराबर क्यों रखा, क्योंकि cos ए की जो वैल्यू है हमारी ए सी अपॉन ए बी है, तो समझ लो हमने यहाँ रख दी ए सी अपॉन ए बी। cos बी की वैल्यू जो है हमारी क्या थी, बी सी अपॉन ए बी थी, वो हमने उठा के यहाँ रख ली, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल थे। तो cos ए और cos बी जो है लेफ्ट साइड में इक्वल है, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी, इसलिए हमने इक्वल रख लिया है। अब यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आधार में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर सॉरी हर में लिखे हुए हैं, दोनों नीचे लिखे हुए हैं, तो इसलिए कट जाएगा। यहाँ बचता है हमारा ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी के सामने का कोण देखेंगे, ए सी के सामने का जो एंगल है हमारा वो है एंगल बी, और बी सी के सामने का जो एंगल है वो एंगल है ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, या
एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पर लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करने के लिए कहा था, तो हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यदि cos थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले इसको उठा लेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें यहाँ गिवन है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है LAL/KKA। इसको हम अपनी साइड से ध्यान रखते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर तो आसानी से लिखना हो तो इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। तो इसको बोलते हैं साइन कॉस टैन। और कॉट, कॉट क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एंगल हमने थीटा मान लिया। तो आधार कितना है हमारा 7 है और लंब है हमारा 8। तो इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 और इसकी हो जाएगी 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 64 और ये हो जाएगा हमारा 49। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा प्लस करने के बाद 113 और AC को रूट में निकाल देंगे 113 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है AC की 113। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है इसमें हमारा, AC हमारा आ गया 113, कर्ण आ गया इसका हमारा 113। तो लंब है हमारे इसमें 8 और कर्ण है हमारा इसमें 113। साइन थीटा की निकाल दी है। और इसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा इसमें कितना है 7 और कर्ण है हमारा 113। फिर इसके बाद कॉट थीटा की भी निकाल कर रख सकते हैं। कॉट कितना होता है साइन कॉस टैन कॉट। तो कॉट होता है आधार बटे लंब। तो 7/8 ये वैल्यू हमारी हमने निकाल के रख ली है। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 1 ऐसा कैसे रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी 8/100 रूट में 13 है। 8/113 का स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इसके अपॉन में 1 माइनस इसकी कॉस की वैल्यू थी हमारी 7 और रूट में 113 का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ या यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो यहाँ इसका 1 का 1 आ जाएगा और 8 8 64 और रूट 113 है। 100 रूट 13 का रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही बचेगा। तो
इसका तो आ गया हमारा 1 - 8 × 8 = 64। यहाँ पर आ जाएगा 8 × 8 = 64 और ये 113 अपॉन में 1 - 7 × 7 = 49 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 113 बचेगा। तो 1 - 49/113। यहाँ आ जाएगा आपका, एक एलसीएम ले लेंगे ऊपर का एलसीएम, तो 113 एलसीएम आएगा ऊपर वाले का, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें किया तो 113 - 8 अपॉन इसका भी 113 एलसीएम आ जाएगा तो 113 - 49, फिर इसका आ जाएगा 113 से 113 काट देंगे तो 113 में से 8 गया हमारा, तो ये बचेगा हमारा 5 और यहाँ बचेगा आपको 10 अपॉन, इसमें से माइनस करने के बाद बचेगा 4 और इसमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 लिखा जाता है, यहाँ दो से हमारा ये 8 लिखा जाता है, यहाँ 64 लिखा जाना है, इसको सही कर लेना आप। तो 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है। अब 113 में से 64 गया तो हमारा बचेगा यहाँ 9 और यहाँ 4, तो 49/64 ये इसका आ जाता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है कितना आएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी कोट स्क्वायर की वैल्यू, कोट की वैल्यू निकाली थी। कोट की वैल्यू है 7/8, तो कोट की वैल्यू हमने 7/8 रख दिया है यहाँ, और इसका स्क्वायर दिया हुआ तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो 7 × 7 = 49 और 8 × 64। तो कोट की वैल्यू आ जाती है हमारी 49/64 और इसकी वैल्यू आई है हमारी, इसकी पहले पार्ट की वैल्यू 49/64, दोनों की सेम वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th क्लास से हम साधारण ब्याज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके पास एक सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो करने को तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। और उसमें आर पूछा है तो आर इज इक्वल टू, आर होती है हमारी दर, तो ये पूछा है उसने। अगर तो उसने कहा कि 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा तो समय तो रख लेंगे हम नीचे, और उसने दुगना कहा होगा तो 100 रखेंगे, 3 गुना कहा होगा तो 200 और 4 गुना कहा होगा तो 300, यानी कि दुगना एक कम करके रखते हैं। दुगुने का रख लेंगे 100, तिगुनों का रखेंगे 200 और 4 गुना का रखेंगे 300। तो क्वेश्चन बहुत ईजीली हो सकता है। तो यहाँ पर दुगुना कहा है तो हमने यहाँ रख लिया 100 और इससे काट दिया, आ गया 25%। तो क्वेश्चन को तो हम एक सेकंड में कर सकते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखते देखते ही आंसर आ जाएगा। मगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि बेसिक भी उनको मिले, तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ते होंगे कि भी साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज से पहले मैं आपको मूलधन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मूलधन होता था, दर होता है और समय होता है और फिर साधारण ब्याज। जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें मूलधन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे को मूलधन वगैरह हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या काम करेंगे, हम मूलधन मान लेंगे। मूलधन मान लिया हमने पी, दर भी हमें नहीं दिया हुआ है, दर हमें निकालना ही है। और यहाँ पर जो समय है, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ हमारा 4 वर्ष। साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज कितना है तो आपको ध्यान से समझना होगा। कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो गया, जैसे कि अगर जो मेरे पास मान लिया 500 थे, अब वो 4 साल के बाद दुगना हो गया 1000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया कि 500 से 1000 होने का मतलब है कि इसमें 500 रुपये का ब्याज आ गया है। तो इसलिए जो है इसको हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जो हमारा मूलधन था वो दुगना हो गया, यानी कि इसमें पी ब्याज लग चुका है, तभी तो वो दुगना हो गया। तो यानी कि दुगना हो जाने पर देखो दुगना हो गया, और इसमें से पहले कितना था हमारे पास पी, अब वो कितना हो गया 2p, तो इसका मतलब हमारा कितना बचा पी, ये हमारा ब्याज लग गया इसमें। तो हमें सारी चीज़ें का पता चल गया है। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
और दर ब्याज दिया वहाँ, वो ब्याज दिया हमारा पी, मूलधन भी पी है, और आर हमें निकालना है, टी दिया 4 वर्ष, यह आ जाएगा आपका, और पी से पी कैंसिल कर देंगे, यह आ गया हमारा 4R = 100। तो R = कितना आ जाएगा 100/4। तो यहाँ लिख लेंगे हम R = 100/4, यह आ गया आपका 25%। देखो क्वेश्चन को तो बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको इससे ज़्यादा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है तो उसके बारे में आप खुद ही डिस्कस कर सकते हो कि किस तरीके से ये आया होगा, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनी होगी। तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट ये है, ना कि ये आप भूल सकते हो, ये एक छोटी क्लास से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यही याद रखो, और बाकी जो है शॉर्ट ट्रिक अपना आप खुद से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमारे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 10 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो देखो दर पूछी है, निकालने को तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 10 वर्ष में पूछा है और तिगुना होने की बात कही है, तो मैंने आपको बताया था अगर जो तिगुना कहा होगा तो हम 200 रखेंगे और नीचे इसके समय रख देंगे। यह आ जाएगा आपका 20%। दर आ जाएगी, आपका आंसर आ गया यहाँ। तो बिल्कुल देखते देखते ही क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और अगर जिस क्वेश्चन को कहा जाता है चौगुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो हम यहाँ पर 4 की जगह 3 रखते हैं। 300 मतलब एक कम करके रखना है हमेशा। इसको मैं आपको बेसिक से भी करवा देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मूलधन का पता चाहिए, दर और समय और साधारण ब्याज, ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मूलधन हमें दिया नहीं है, दर पूछा है उसने, समय कहा उसने कि 10 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अब देखो कोई वैल्यू हमारे पास P थी, अब वो 3P हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2P जुड़ा होगा ना, जब तो 3P होगा, यानी कि हमारा हो जाता है ब्याज। P से 3P होने में उसका कितना जोड़ना पड़ा, 2P जोड़ना पड़ा, तभी तो हमारा ब्याज पता चलता है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2P ब्याज। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास पहले जो रुपए थे वो P थे, अब 3P होगा, इसका मतलब 2P कहीं ना कहीं से तो जुड़े होंगे, तो ब्याज हो गया। अब हम जैसे छोटी क्लास में करते थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे में 100, रख देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2P = ये आ गया आपका। R पूछा है इसने, R की जगह R रख देंगे, और T हमारा 10, यहाँ आ जाएगा 100। P से P कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से 10 5 जा 2 से इसको कट कर दिया, तो यहाँ बचा हमारा 1 = 5R/100। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5R = 100। तो R = कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा R = आ जाएगा 100/5। तो इससे कितने टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स। R की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। देखो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे या लॉन्ग ट्रिक से करेंगे, आंसर हमारा सेम ही निकल कर आने वाला है, सेम ही आंसर निकल कर आता है। ये भी, उसमें भी 20% आया और यहाँ भी 20% आया। तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाता है। आप शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान से समझ लो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है और ये आपका बेसिक है। बेसिक भी आना चाहिए आपको शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कितने समय में, अब की बार हमसे समय पूछा है, 5% की दर से कोई धन अपना 3 गुना हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे दर पूछता आ रहा था, इस बार हमसे समय पूछ लिया है। तो इसको भी हम, जैसे हम दर वाला क्वेश्चन करते थे, बिल्कुल ईजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर R की जगह T आ जाएगा, और इसमें जो हमारा कितना का है 3 गुना, तो 3 गुना की जगह हम 300 नहीं रखकर 200 रखते हैं, एक कम करके रखते हैं। यहाँ पर कितना है 5, इसको नीचे रख लिया और काट दिया इसको, 5 चौक 20, और आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी कि 40 ईयर्स। तो ये तो आपकी होगी ट्रिक, जिस तरीके से हमने पीछे से सीखा है उसी तरीके से कर सकते हैं। अब आपको मैं बिल्कुल छोटी क्लास की तरह बता देता हूँ। मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, ये 4 चीज़ें होती हैं। मूलधन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई धन पूछा है ना उसने, तो ये तो हमारा हो गया P। दर दे रखी है उसने 5%, समय हमारा नहीं पता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखो कोई धन हमारे पास पहले P था, अब वो 3P हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2P जुड़ा होगा ना, तभी तो 3P बना होगा ये जाके, तो इसका मतलब हो गया 2P ब्याज, ये बन जाता है हमारा 2P ब्याज। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, SI = PRT/100। SI कितना है 2P, और R हमारा 5 दे रखा, T हमसे पूछा है, यहाँ आ जाएगा 100। बिल्कुल
जैसे हम छोटी क्लास में करते हैं उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। चाहे तो इसकी 100 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, पी से तो पी कैंसिल कर दो पहले। चलो ये हो जाएगा आपका 200 और यहाँ 5t, 5 इसके नीचे पहुँच जाएगा। 200 का पॉन में आ गया 5 और यहाँ पर टी है, इससे काट दिया 40 टाइम्स, तो यहाँ आ गया हमारा 40 वर्ष। समय देखो इससे भी 40 ही निकला। ये बेसिक मेथड है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो मैं सिर्फ ट्रिक बता के छोड़ देता आपको, तो ट्रिक से जो है आपको लर्न रखना पड़ता, आपको लर्न करना पड़ता कि भैया ट्रिक में ये कैसे आया होगा कैसे नहीं आया होगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है। लास्ट में आकर देखो, वहाँ पर तुमने डायरेक्ट रख रखा और यहाँ पर भी वही वही बात बनती है लास्ट में जाके, 200/5, 200/5 बिल्कुल सेम ही तो है, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसलिए आपको बेसिक सबसे पहला पता होना चाहिए, ट्रिक से भी पहले। तो ट्रिक तो बहुत है मेरे पास, मैं आपको बेसिक से ज़्यादा बताऊंगा जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साधारण ब्याज का टाइप 4 बताऊंगा। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं, पिछले टाइप में भी किए हैं, मगर उसमें एक ही कंडीशन होती थी, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। तो कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, उसमें हमसे दर पूछी गई थी या फिर समय पूछा गया था, और यहाँ पर है इसी दर पर कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम भी पूछा हुआ और तिगुना होने की भी बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक से भी बताया था और बेसिक से भी बताया था। अब आपको मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अगर जो किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दुगुना, तो दुगुने के लिए लिखेंगे हम 100, तिगुना के लिए लिखेंगे 200, और 4 गुने के लिए लिखेंगे 300, और 5 गुने के लिए लिखेंगे 400। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं एक बात नोट की होगी कि 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, और 3 है तो 2 है, और 2 है तो 1 है। यानी कि दुगुना होने पर 100 रखेंगे और 4 गुना होने पर 300 रखेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो हमें समय जो है नीचे रखना होता है। समय तो रख लिया हमने नीचे। 10 वर्ष में कहा कि दुगना हो जाता है, तो दुगना कितना, दुगने के लिए हम कितना लिखेंगे यहाँ 100 लिखेंगे। और इसी दर पर कितने समय में, समय तो हमसे पूछा है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुने के लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 200 देखेंगे। 3 गुने के लिए 200 बताया है यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारा 200। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 100 से काट देंगे इसको 2 बार, और 1 की मल्टीप्लाई टी से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 10 टू जा 20 वर्ष। तो आंसर आ गया हमारा 20 वर्ष। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आपको और क्वेश्चन करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कोई धन 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल करना ऐसी ही है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइम होता है वो नीचे रखते हैं, यानी कि 4 वर्ष में 5 गुना कह रहा है वो, तो वर्ष तो आ जाएंगे हमारे नीचे, और 5 गुना बोलेगा तो 400 रखेंगे, क्योंकि एक कम रख के चलते हैं, हमें गुना में एक कम रख के चलते हैं। कितने समय में, तो उसने हमसे टी पूछा है, 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 900, 9 गुना रखेंगे, यानी कि 10 नहीं रखेंगे 9 रखेंगे, एक कम रखते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर हम इन 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट सकते हैं, और यहाँ 4 से एक बार 4 को काट सकते हैं, तो टी बन जा टी, और इज इक्वल टू 9 बन जा 9। तो समय आ गया हमारा 9 वर्ष। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में
7 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे 8 वर्ष में 4 गुना, तो 4 गुने के लिए लिखेंगे हम 3, और 8 वर्ष नीचे रखा जाएगा, और इसी दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना होने की बात कर रहा, तो 7 गुने के लिए कितना लिखेंगे हम 600, और समय पूछा उसने कितने समय में, तो इसके 3 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 बार ये काट दिया, तो टी के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आ जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 16 वर्ष। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो, बहुत इजीली आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप 5 का। तो वैसे तो फर्स्ट ही मान सकते हैं क्योंकि टाइप फर्स्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने डायरेक्ट किए थे क्वेश्चन 3, तो उसमें क्या आया था कि उसमें हमें समय पूछा गया था, और यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है इसी निश्चित समय में किस दर से, यहाँ आपसे दर पूछी जा रही है, दर से यह अपना 10 गुना हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में हमसे समय पूछा था, इसमें दर पूछा था, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको एक साथ ही कर रहे हैं। टाइप 4 और टाइप 5 एक ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि आपने पीछे किया था। तो यहाँ पर कहा कि कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है, कोई धन है वो 4% की दर से 5 गुना हो जाता है। तो जो गुना होने वाले जो होते हैं उसको तो रखते हैं हम ऊपर, तो 5 गुने का हम क्या लिखेंगे 400, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 1 2 3 में किया है। अब 4% दर जो है वो हम नीचे रख लेंगे, यहाँ पर पहले इसकी जगह क्या आता था, समय आता था। अब उसने कहा इसी निश्चित समय में किस दर से यह अपना 10 गुना हो जाएगा, तो 10 गुना का यानी कि 900 रखेंगे, और दर पूछ रहा है वो, तो दर के लिए हम क्या लिख देंगे आर। तो यहाँ हमारे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। तो यह आ गया आपका 9%। इसको मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, बेसिक मेथड से अब कैसे करना होता है। देखो इसने क्वेश्चन में कहा है, जैसे कि बेसिक में क्या था कि हमारा होता है मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। चैप्टर चल रहा है हमारा साधारण ब्याज का। अगर जो मूलधन में पी मान लेता हूँ, दर उसने दे रखी 4%, और समय उसने दिया नहीं है, समय उसने हमसे दिया नहीं है, तो समय तो सेम ही रहना, तो समय को हमने टी मान लिया। अब क्वेश्चन में जो है उसने कहा कि कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है। अब पी का 5 गुना हो गया, यानी कि जो 5 गुना हो जाता है ना वो मिश्र धन ही होता है वैसे तो कोई धन जो है पी से 5p हो गया, तो इसका मतलब है इसमें 4p का ब्याज जुड़ गया, तो हमारा 4p हो गया ब्याज। ठीक है, ये 5p को हम भूल जाएंगे, ये अलग ही है, मतलब इसको मिश्र धन मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है 5p का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहने वाला हमारा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज हमारा 4p है, मूलधन p है, दर हमारा 4 है, और समय हमारा t मान लिया, और नीचे हमारा 100 रहता ही रहता है। इस 4 से ये जो 4 था, 4 से 4 गया, और p से p कैंसिल हो गया, तो ये t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अभी हमने जो है इस फर्स्ट कंडीशन से क्या करा, अभी समय निकाल रहा। अब उसने कहा इसी निश्चित समय में, यानी कि जो 100 वर्ष आया है ना वो, तो 100 वर्ष में ही अब हम दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज जो है उसने कहा कि यह 10 गुना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 5 गुना हुआ था, तो 4p हमारा ब्याज था। यहाँ पर 10 गुना कहा तो 9p हमारा ब्याज रहेगा, यानी कि एक कम रहता है, मूलधन हमारा इतने रहेगा। दर दे रखी है उसने 4%, दर तो इसने पूछी है अब की बार। और समय जो है ना, इसने कहा कि इसी निश्चित समय में, यानी कि 100 साल लगे थे, तो 100 साल में ही कह रहा, तो दर पूछी है इसमें। 100 साल हमने ऐसे कैसे लिख दिए, और नीचे हमारा 100 होते हैं, 100 से 100 गया, तो उस पी से पी कैंसिल कर दिया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9%। यानी कि हमारा देखो ये तो है शॉर्ट मेथड, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये हमारा लॉन्ग मेथड जो छोटी क्लास में भी हमें सिखाया जाता है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। और
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, कोई धन 3% दर से 5 गुना हो जाता है, इसी निश्चित समय में किस दर से यह अपना 9 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो दर वगैरह होती है उसको तो हम नीचे रख लेते हैं, जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक में पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये 5 गुना होने की बात कर रहा है तो इसको लिखेंगे हम 400, और नीचे आ जाएगा हमारा 3, और यह है अपना 9 गुना हो जाता है, तो 9 गुना होने की बात कर रहा है तो इसको 800 लिखेंगे। और इसने आर पूछी है कि किस दर से, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। 400 के हम 400, 400 दूनी 800, तो 2 बार कट गया। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6%। आप बेसिक से करेंगे तब भी इसका आंसर यही आने वाला है, तो इसलिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखो, क्योंकि कंपटीशन में हमसे आंसर पूछता है कि मेथड नहीं पूछता कि कौन सा मेथड लगाया था। मगर आपको जो समझ में आ जाए उससे ही करना है। बेसिक भी हमें इसलिए पता होना चाहिए कि किसी वजह से अगर तुम शॉर्ट ट्रिक भूल जाए, तो इसलिए बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर टाइप 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर 40% साधारण ब्याज की प्रभावी दर में बदल जाएगी। यानी कि हमारी जो 5% की दर थी, तो उसको 40% होने में कितना समय लगेगा, ये इसका क्वेश्चन है। कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर 40% साधारण ब्याज की दर में बदल जाएगी। तो यहाँ हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है, इस 5 से जितनी भी बार ये कट रहा हो उसको कैंसिल कर देंगे, 5 अट्ठे 40। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइम लगेगा 8 वर्ष लगेंगे 5% की दर 40 होने में। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 6% की दर जो है 42% होने में कितना समय लगेगा, साधारण ब्याज की प्रभावी दर बदल जाएगी कितने समय में। तो यहाँ पर समय लिखा जाएगा कितने समय में, कितने समय में 6% साधारण ब्याज की दर 42% साधारण ब्याज की प्रभावी दर में बदल जाएगी। तो 6 से काट देंगे, 6 सत्ते 42, तो 7 वर्ष इसमें लग रहे हैं। 7 वर्ष में ये 6% से 42 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।